नमस्कार मित्रों, एक बार फिर स्वागत है हमारे YouTube चैनल AA स्टडी पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे तत्वों के वर्गीकरण पर, आवर्त सारणी या पीरियोडिक टेबल पर। ठीक है, तो तत्वों का जो वर्गीकरण था उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि जो अब तक क्या है 118 तत्वों की खोज हो चुकी है और नए तत्वों की खोज जारी है। इतने तत्वों के गुणों को याद रखना संभव नहीं है। ऐसे में वैज्ञानिकों ने अध्ययन को सरल एवं क्रमबद्ध बनाने के लिए तत्वों को वर्गीकृत करने का प्रयास किया। समान भौतिक और रासायनिक गुण वाले तत्वों को एक ही वर्ग में रखने का प्रयास किया गया, जिससे उनके गुणों का अध्ययन सरलतापूर्वक हो सके। ठीक है, इस प्रयास में बहुत सारे जो रसायन शास्त्री हैं उन्होंने योगदान दिया। अब हम बात करेंगे तत्वों का जो वर्गीकरण है उससे हमें क्या लाभ होंगे। ये सभी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़ते हैं हम इन्हें। देखिए, तत्वों के वर्गीकरण के क्या लाभ हैं। तत्वों के वर्गीकरण का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। जैसे अगर अलग अलग तत्वों को हम अध्ययन करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, तो तत्वों के गुणों का अध्ययन नियमित तरीके से किया जा सकता है। सभी तत्वों के गुणों को अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होगी। जो एक ग्रुप में रखे हुए तत्व हैं वर्ग में, उन सभी की रासायनिक और भौतिक गुण समान होंगे, तो इस वजह से अलग अलग अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं होती है। किसी समूह के तत्वों के गुणों में होने वाले क्रमिक परिवर्तन को समझना आसान हो जाएगा। जैसे आवर्त में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्या है, घटती है। ठीक है, और ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। इस प्रकार के जो समूह में क्रमिक परिवर्तन होंगे उनको हम आसानी से समझ जाएंगे। इससे विभिन्न समूहों के तत्वों के पारस्परिक संबंध की भी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, जैसे किसकी संयोजकता 2 होगी, किसकी संयोजकता 1 है, किसकी 3 होगी। इस प्रकार के उनके बीच में परस्पर क्या संबंध है, इनकी जानकारी भी तत्वों के वर्गीकरण से हमें पता चल सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सर्वप्रथम तत्वों का वर्गीकरण का जो प्रारंभिक प्रयास किया गया वो हमारे डॉबरेनर हैं। ठीक है, इससे पहले भी थे, लेकिन हमारा जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ से शुरू करते हैं। डॉबरेनर का त्रियक ट्राइड जो है 19वीं शताब्दी में जर्मनी के रसायन जो शास्त्री थे जॉन डॉबरेनर का त्रियक जो नियम कहते हैं इनको, त्रियक के तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के क्रम में सजाने पर मध्यवर्ती तत्व का परमाणु द्रव्यमान किनारे वाले शेष 2 तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का औसत होता है। यह डॉबरेनर का त्रिक का नियम है। डॉबरेनर का त्रिक नियम है। इन्होंने बताया था अगर 3 तत्व हैं जैसे कैल्शियम, ठीक, स्ट्रोंशियम और बेरियम, तो ये जो दोनों तत्व हैं बेरियम और कैल्शियम का अगर हम मीन निकालें, मध्यवर्ती निकालें, ठीक है, या इसका औसत निकालें तो वो स्ट्रोंशियम के द्रव्यमान के बराबर होगा। इसी प्रकार वर्ग 2 लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का द्रव्यमान और पोटेशियम का द्रव्यमान जोड़ें, ठीक है, और उसका आधा करें, मतलब उसका मीन निकालें, माध्य निकालें, तो वो लगभग सोडियम के द्रव्यमान के बराबर आता है। इसी प्रकार तीसरा वर्ग है क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन और ब्रोमीन को जोड़ें तो ये आयोडीन को जोड़ें तो ब्रोमीन के परमाणु भार के बराबर हमारा, अगर उसका क्या निकालें, मध्यवर्ती तत्व जो है उसका मीन निकालें या माध्य निकालें या औसत निकालें तो कितना आता है, ब्रोमीन के द्रव्यमान के बराबर आता है। तो ये आपका डॉबरेनर का ट्राइड था। ठीक है, अगला देखते हैं इसमें क्या हुआ। डॉबरेनर का ट्राइड जो है फेल हो गया। क्यों इसकी विशेषता देखते हैं पहले। इसमें तत्वों की क्रमबद्धता पाई जाती है। ठीक है,
यह तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके गुणों में एक संबंध स्थापित करता है, क्योंकि इन्होंने परमाणु के द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में तत्वों को रखा था। इसका दोष यह है कि सबसे बड़ा दोष है इसमें सभी तत्वों को सम्मिलित नहीं किया जा सकता। इससे तत्वों को सिर्फ परमाणु द्रव्यमान ही पता किया जा सकता है। ठीक है, इनका जो नियम था कुछ तत्वों में ही लागू हुआ, बाद में जाके फेल हो गया, इसलिए इनका नियम जो है सक्सेस नहीं हो पाया था। आगे चलते हैं। अगला है हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। ठीक है, 1865 में अंग्रेजी रसायन जॉन न्यूलैंड्स ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में वर्गीकरण प्रस्तुत किया, जिसे न्यूलैंड का अष्टक नियम कहते हैं। इसके अनुसार यदि तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो किसी भी तत्व से प्रारंभ करने पर आठवें तत्व के गुण पहले तत्व के गुणों के समान होते हैं, जैसा कि संगीत का आठवां स्वर पहले स्वर के समान होता है। तो इन्होंने बताया कि तत्वों को भैया क्रम में रखो, परमाणु भार के बढ़ते क्रम में लिखो, तो प्रत्येक तत्व का जो आठवां तत्व है वो प्रारंभ वाले पहले तत्व से उसके जो गुण हैं उससे समानता प्रकट करेगा। ठीक है, ये न्यूलैंड का अष्टक नियम था। तो इन्होंने सा रे गा मा पा ध नी, ठीक है, इस अनुसार से हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फिर इसी ग्रुप में है ये आपका फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है, इनका जो नियम था, इनका नियम सिर्फ कैल्शियम तक लागू हुआ, उसके आगे इनका नियम फेल हो गया। ठीक है, तो जो न्यूलैंड का अष्टक नियम था, क्वेश्चन पूछा जाता है कहाँ तक मतलब वैलिड है, तो ये आपका कैल्शियम तक इनका जो नियम है वो वैलिड था, उसके बाद इनका नियम भी फेल हो गया। ठीक है, इसके दोष देखते हैं, क्या दोष हैं। यह नियम हल्के तत्वों पर लागू होता है क्योंकि कैल्शियम के बाद प्रत्येक आठवें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुण से बिल्कुल भिन्न होते थे, इसलिए इनका नियम कहाँ तक चला, सिर्फ कैल्शियम तक ही इनका नियम लागू रहा। अगला है आपका न्यूलैंड का मानना था कि प्राकृतिक या प्रकृति में 56 तत्व ही मौजूद हैं और आगे चलकर नए तत्वों का आविष्कार नहीं होगा, किंतु यह अनुमान गलत हुआ क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अभी तक प्रकृति में 118 तत्व प्राप्त हो चुके हैं जो हमारी खोज हुई है। न्यूलैंड ने कुछ असंश्रय गुण वाले तत्वों को एक ही स्तर पर रख दिया, असदृश्य, ठीक है, जिनके गुण समान नहीं थे उनको भी एक साथ रख दिया। अक्रिय गैसों का आविष्कार होने के बाद नवम प्रथम तत्व के समान गुण वाला होता है, ना कि आठवें। इन्होंने बताया था कि आठवां तत्व प्रथम वर्ग में जो रखा है या पहले स्थान पर जो रखा है उसके साथ उसकी रासायनिक और भौतिक गुण समान होंगे, परंतु जब अक्रिय गैसों की खोज हुई तो ऐसा इनका जो मानना था वो गलत साबित हुआ। ठीक है, तो ये न्यूलैंड के अष्टक नियम के ये दोष थे। ठीक है, अगला देखते हैं हम मेंडलीफ का आवर्त नियम या मेंडलीफ का मूल आवर्त नियम। ठीक है, इन्होंने क्या करा था, तत्वों को बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया, तो इन्होंने देखा एक निश्चित अंतराल के बाद समान गुणों वाले तत्वों का रिपीटिशन हुआ। ठीक है, यदि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में सजाया जाए तो एक निश्चित संख्या के बाद समान गुण वाले तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने भी किस में रखा, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा तत्वों को। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या विशेषता थी। मेंडलीफ के समय पर कुल 63 तत्व ज्ञात थे, जिन तत्वों का वर्गीकरण मेंडलीफ ने उनके परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर किया। ठीक है, आवर्त सारणी में उदय स्तंभ वर्ग कहलाते हैं। ऊर्ध्वाधर, गलत लिख गया है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या कहलाते हैं, वर्ग कहलाते हैं। 1 से 8 तक होते हैं इनकी संख्या। वर्ग 1 से 7 में 2 उपवर्ग बनाए गए हैं, ए और बी, किंतु वर्ग 8 में 3 उपवर्ग हैं। उत्कृष्ट गैसों के लिए एक अन्य वर्ग बनाया गया है जिसको शून्य वर्ग कहा गया है।
उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस जो किसी गैस से क्रिया नहीं करती हैं। अगला देखते हैं, मेंडलीव की सारणी की जो आवर्त सारणी थी उसकी मूल आवर्त सारणी की उपयोगिता क्या है, देखते हैं। इस सारणी की सहायता से तत्वों को और उनके गुणों का अध्ययन करना काफ़ी आसान हो गया। मेंडलीव ने आवर्त सारणी तैयार करते समय कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए थे, ठीक है। तो रिक्त स्थान छोड़ दिए तो उन रिक्त स्थानों वाले तत्वों की खोज करने में आसानी रही। जो वैज्ञानिक थे उनके मन में एक सोच रही कि खाली स्थान इसलिए छोड़ा गया, यहाँ पर कोई ना कोई तत्व जरूर मौजूद होगा, ठीक है। मेंडलीव ने गलत परमाणु द्रव्यमान वाले तत्वों को सुधार कर उनका सही परमाणु द्रव्यमान अपनी आवर्त सारणी में लिखा। आवर्त सारणी के किसी वर्ग विशेष में सभी तत्वों की संयोजकता एक होती है, किंतु आवर्त में क्रमिक रूप से परिवर्तन होता रहता है। वर्ग में क्या होता है, एक वर्ग इनको कहते हैं, जो ऊर्ध्वाधर कालम है इनको क्या कहते हैं, वर्ग। इसमें सभी की संयोजकता सेम होती है, लेकिन जो आवर्त हैं इस प्रकार से, तो आवर्त में क्रमिक परिवर्तन होता है, पहले संयोजकता बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। मेंडलीव के आवर्त सारणी के दोष, जो मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी उन्होंने बनाई थी उसके दोष देखते हैं। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान जो है निश्चित नहीं था, ठीक है। मेंडलीव ने कुछ तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमानों के क्रम में नहीं रखा, जैसे आर्गन, पोटेशियम, कोबाल्ट और निकिल। इन दोनों को पहले और बाद में रख दिया, परमाणु क्रमांक कम होते हुए भी परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा था फिर भी उसको पहले रख दिया, तो ये इनसे गलती हो गई थी, ये दोष है इसका। कुछ समान तत्वों को अलग अलग तथा कुछ असमान तत्वों को एक साथ रख दिया, ठीक है। आवर्त सारणी में समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया इन्होंने, ठीक है। समस्थानिकों के लिए कोई स्थान नहीं दिया। वर्ग 8 में 3-3 तत्वों को रखा, लेकिन अन्य वर्गों में 2-2 तत्वों को रखा। तो ये भी में मूल आवर्त सारणी जो मेंडलीव की थी उसकी कमियां या दोष थे, ठीक है। अब हम बात करेंगे आधुनिक आवर्त सारणी। अभी तक जो आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की वो सारी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में रखी गई थी, लेकिन पहली बार जो आधुनिक आवर्त सारणी है परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी को संशोधित रूप से प्रस्तुत किया, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं, ठीक है। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त होते हैं। इन्हें 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। पहले और दूसरे वर्ग को हम एस ब्लॉक तत्व कहते हैं। 13 से 18 वर्ग के जो तत्व हैं वो पी ब्लॉक तत्व हैं। 3 से लेकर 12 वर्ग तक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक तत्व हैं। और आवर्त सारणी के नीचे जो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड श्रेणियां हैं दो, वो पी एफ ब्लॉक के तत्व हैं, ठीक है। वर्ग के तत्व, जो वर्ग 1 है उसके तत्व को हम क्षार धातु कहते हैं, ठीक है, क्षार धातुएं कहते हैं। वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातु कहलाते हैं। 17 जो वर्ग है उसको हैलोजेंस कहते हैं, और 18 वर्ग को हम उत्कृष्ट गैस या अक्रिय गैस कहते हैं, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आधुनिक आवर्त नियम कहता है क्या कि तत्वों को के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं, ठीक है। लेकिन जो मूल आवर्त नियम था वो क्या था कि तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। ये मेंडलीव ने बताया था। हमें ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मूल आवर्त नियम या मेंडलीव का आवर्त नियम और आधुनिक आवर्त नियम, ये एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जो आधुनिक आवर्त नियम है वो है तत्वों के रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म उनके परमाणु संख्याओं के आवर्ती फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी जो आधुनिक आवर्त नियम पर आधारित है, ठीक है। अगला देख लेते हैं हम, ये हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है, ठीक। वर्ग 1 और 2 में किसको रखा गया है, ये हमारे मेटल्स हैं, ठीक है, धातुएं हैं, क्षार धातुएं, क्षारीय मृदा धातुएं को दूसरे वर्ग में रखा गया है। ये हमारे नॉन मेटल हैं, इधर जो अधातु हैं, और इसमें कुछ उपधातु भी हैं। और 18 वर्ग कौन सा, शून्य, इसको शून्य वर्ग भी कहा जाता है।
18 वर्ग में सारे अक्रिय गैसें हैं जो किसी से क्या नहीं करते, रिएक्शन नहीं करते हैं। और नीचे आवर्त सारणी में दो श्रेणियां बनाई गई हैं, लेंथेनाइट और एक्टेनाइट। ये वाला जो हमारा है ग्रुप 1 और 2, ठीक है, वर्ग 1 और 2, ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये वाले हमारे पी ब्लॉक के तत्व हैं, और ये हमारे एफ ब्लॉक के तत्व हैं। यहाँ पे ये जो बीच में है ये डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, तत्व हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम, जस्ट अ सेकेंड। जो आवर्त सारणी हमारी आधुनिक आवर्त सारणी है उसके गुण देखते हैं, विशेषताएं देखते हैं। इसमें वर्गों की विशेषताएं, किसी विशेष वर्ग में सभी तत्वों के संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे इस जो पहला वर्ग है इसमें सभी की संयोजकता क्या होगी, 1 होगी, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होगी। दूसरे वर्ग में इनकी सभी की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी। इस प्रकार से ये बताया गया है इसमें, ठीक है। देखो, किसी वर्ग के सभी तत्वों की संयोजकता समान होगी क्योंकि संयोजी इलेक्ट्रॉन भी समान है, अभी बताया हमने। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है। आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे जाएंगे वर्ग में तो उनका आकार बढ़ता है, मतलब परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। आवर्त सारणी में किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता घट जाती है, ठीक है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर धातुओं की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातुओं की भौतिक गुण घटते हैं लेकिन घनत्व उनका बढ़ता जाता है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अधातुओं के भौतिक गुण बढ़ जाते हैं, ठीक है। ये वर्ग की बात हो गई। वर्गों के बाद हम आवर्तों की विशेषता पढ़ेंगे, आवर्त जो है उनकी विशेषता पढ़ेंगे। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर हाइड्रोजन के सापेक्ष संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से 1 तक घटती है, ठीक है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार घटता है। बाएं से अगर दाएं जाएंगे तो परमाणु का आकार घटेगा, जिससे परमाणु त्रिज्या, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है इसलिए परमाणु त्रिज्या भी घटती है, ठीक है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की धात्विक गुण बढ़ते हैं, ठीक, धात्विक गुण घटते हैं। धात्विक गुण क्या है, घटते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा बढ़ती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मक का गुण भी बढ़ता है। ये आवर्त की विशेषताएं हो गई। अगला देखते हैं हम, जो आधुनिक आवर्त सारणी है उसके दोष। देखो, अभी तक भी हाइड्रोजन की स्थिति अनियमित है। हाइड्रोजन की स्थिति जो है, एक तो हाइड्रोजन जो है क्षार धातुओं के साथ प्रथम वर्ग में और हैलोजन के साथ 17वें वर्ग में के तत्वों से क्या करता है, ये समानता प्रकट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन की संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है और इधर जो मेटल्स हैं, ठीक है, जैसे सोडियम है, इनका भी संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, ठीक। संयोजकता मैच कर रही है, इनके गुण मैच कर रहे हैं। इसी तरह से हैलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्लोरीन का भी 1 है और हाइड्रोजन की भी 1 है संयोजकता, तो ये हैलोजन्स के साथ भी अपनी जो समानता प्रकट करता है गुणों में, और ये प्रथम वर्ग में जो क्षार धातुएं हैं उनके साथ भी समानता समान भौतिक और रासायनिक गुण जो है प्रकट करता है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन का स्थान अभी तक भी निश्चित नहीं हो पाया। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अनुसार हीलियम को 2 वर्गों में होना चाहिए, लेकिन उसे वर्ग 18 में उत्कृष्ट गैसों के साथ रखा गया है, ठीक है। इसी प्रकार से जो क्षारीय मृदा धातु हैं उनकी संयोजकता 2 होती है, ठीक है। हीलियम को यहाँ भी रखा जाना था, ठीक है, और 18वें वर्ग में भी रखा जाना था, ठीक। ये दोनों दोष हैं आपके आधुनिक आवर्त सारणी के, ठीक। अगला देखते हैं हम, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं, अभी हमने पढ़े थे, इनको एक बार दोहरा लेते हैं, यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है।
तो देखिए आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर परमाणु द्रव्यमान बढ़ता है। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर। जैसे जैसे आप आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ेंगे विद्युत ऋणात्मकता भी बढ़ती जाती है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की इलेक्ट्रॉन बंधुता भी बढ़ती है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं बढ़ते हैं तो परमाणु त्रिज्या क्या है हमारी, घटती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता घट जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम क्या ज़्यादा कौन करता है, मेटल करते हैं, जो धातुएं हैं वो करती हैं। ठीक है, अगला देखते हैं हम। आवर्त सारणी में समूह में ऊपर से नीचे जाने पर क्या घटता है क्या बढ़ता है, देखते हैं। वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत धनात्मकता का गुण बढ़ता है और ऋणात्मकता घटती है, विद्युत ऋणात्मकता घटती है। वर्गों में ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता घटती है। जैसे जैसे परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती जाती है। इसका मतलब है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ेगा, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश है वो कम हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि परमाणु त्रिज्या बढ़ती क्यों है ऊपर से नीचे जाने पर, क्योंकि प्रभावी नाभिकीय आवेश कम होता जाता है, इसलिए परमाणु त्रिज्या बढ़ती जाती है। एक और बात कह सकते हैं, परमाणु में कक्षा जो है उसकी कक्ष की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसलिए भी परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ जाता है। वर्ग में नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो है वो हमारी घटती है। ठीक है, अब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।